जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में दो यंग डॉक्टर, कैंसर के दो यंग डॉक्टर पारस हॉस्पिटल से हमारे बीच में आए हुए हैं, गुड़गांव से आए हुए हैं ये लोग। तो हमारा सौभाग्य है। पहले मैं डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत दीजिएगा। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जो हैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के हैं और इनको 12 साल हो गए इसी लाइन में काम करते हुए। इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है वो हेड एंड नेक है, यूरोगैनिकोलॉजी कैंसर का है, थायराइड एंड स्किन कैंसर के ये इलाज करते हैं। और ही इज वर्किंग एज सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। इन्होंने काम किया हुआ है एशियन हॉस्पिटल में भी किया हुआ, फरीदाबाद में ज्ञान गंगा शील कैंसर इंस्टीट्यूट बरेली में, साई हॉस्पिटल बरेली में एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में भी इन्होंने काम किया हुआ है। और इन्होंने अपनी जो है MCH इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अहमदाबाद से की, MS जनरल सर्जिकल फ्रॉम जोधपुर एंड MBBS जो है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से की है। और दूसरे हमारे बीच में डॉक्टर तनवीर सूद, प्लीज जोरदार तालियों से। ये हमारी बिटिया दिल्ली की बिटिया है, संस्कृति स्कूल से पढ़ी हुई है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है, हम इनका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर तनवीर सूद, शी इज MBBS MD जनरल मेडिसिन, MRCP UK मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ESMO certified medical oncologist, doctor of medicine MD general medicine. She was student of संस्कृति स्कूल न्यू दिल्ली। ये पारस हॉस्पिटल में जो है दिसंबर 2021 से लेकर आज तक काम कर रही हैं। इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में भी काम किया, मणिपुर कैंसर हॉस्पिटल बेंगलोर में, सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया है। शी इज आल्सो ए गोल्ड मेडल फ्रॉम बेस्ट योग रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन इन इंदौर सेमिनार को, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं MD यूनिवर्सिटी 2016 की। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आपको जानकारी के लिए डॉक्टर साहब को माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। पहले सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको ये मंच दिया, आप लोगों को कैंसर के बारे में बताया। सो पहले मैं अपना हॉस्पिटल और हमारा जो कैंसर सेंटर है उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो मैं और डॉक्टर तनवीर दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पारस कैंसर सेंटर को। सो पारस कैंसर सेंटर हालांकि नया है, लेकिन सारी सुविधाएं जो है, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की हो, कैंसर की सर्जरी की हो, चाहे कीमोथेरेपी की हो, चाहे पेट CT हो, चाहे कोई भी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, सब एक छत के नीचे। साथ ही ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और गुड़गांव का सबसे पुराना हॉस्पिटल, सबसे पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है गुड़गांव का। इसके छत के अंदर हर तरीके का इलाज संभव है, चाहे वो कोई भी स्पेशलिटी आप बात करें। सो कैंसर पेशेंट यूजुअली जब आते हैं तो सिर्फ वो एक कैंसर लेके समस्या नहीं आती, ज़्यादातर किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को साथ में कुछ ना कुछ जरूर होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी मरीज इलाज कराने जाए तो ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहाँ उसे वो सारी सुविधाएं सारी एक छत के नीचे मिले। ये नहीं हो कि कैंसर का इलाज करने से पहले डायबिटीज है तो उसके लिए डॉक्टर कहीं और से बुलाया जा रहा है, हाइपरटेंशन है तो कार्डियोलॉजिस्ट कहीं और से बुलाया जा रहा है, क्योंकि इलाज में समस्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर की। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डर वाली अगर कोई बीमारी है तो वो कैंसर है। आप लोग इस बात से मुझे लगता है इत्तेफाक हो गए। तो डर क्यों है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर बाकी सारी बीमारियों की तरह ही बिहेव करता है, कुछ अलग बिहेव नहीं करता है। आप अगर अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ते हो तो ठीक हो जाता है, क्योर रेट ऑलमोस्ट 100% है, यानी कि 100% संभावना है कि ठीक हो जाएगा। अब समस्या ये है कि कई बार ये साइलेंट होता है, पता नहीं चलता, कई बार हमको पता चलता है, हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो हम भारतीयों की आदत है। हमें कोई चीज दिख रही होगी, काम दिख रही होगी, तो हम पहली चीज ये मानेंगे कि ये नहीं हो सकती, ये नहीं मानेंगे कि जांच करा के देख लें। तो अक्सर कैंसर का जो मरीज आता है वो लेट स्टेज में आता है, तीसरी या चौथी स्टेज में। चौथी स्टेज में जहाँ ज्यादातर कैंसर का इलाज संभव हो नहीं पाता, मतलब क्योर संभव नहीं हो पाती, इलाज तो हो जाता है। और तीसरी स्टेज में जहाँ की उम्र घट जाती है, जो पहली स्टेज में आए क्योर हो जाए, अपनी पूरी उम्र जिए, वो संभव नहीं होता। तो हम जो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है? पहली चीज की जिन वजहों से होता है वो वजह हटाई जा सके। दूसरा कि मरीज जो जिसको सिम्टम्स नहीं है
वो अपनी जांच करा सके, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग वो टेस्ट होता है कि आपके अभी बीमारी तो नहीं है, दिख नहीं रही है, लेकिन आपने एक टेस्ट कराया और उसने बीमारी को पहली स्टेज या उससे कम में पकड़ लिया, तो वो टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो कुछ कैंसर जैसे स्तन का कैंसर हो गया, कोलोन का यानी बड़ी आंत का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया मेल्स में, फेफड़े का कैंसर हो गया, औरतों में सर्विक्स का कैंसर हो गया, इनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बने हैं। बाकी ऐसा है क्योंकि इंडिया में टेस्ट की कॉस्ट बहुत कम है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली बनवाए इन लोगों ने बाहर क्या है, हर टेस्ट बहुत महंगा है और बहुत टाइम लगता है होने में। इंडिया में समस्या नहीं है, तो इंडिया में हम लोग और भी चीजें करते हैं और भी टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि हम देख सके किसी में कोई ऐसी संभावना तो नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज है तंबाकू। तो चाहे वो आप बीड़ी के फॉर्म में ले रहे हो, सिगरेट के फॉर्म में ले रहे हो, चाहे आप उसे चबाने के फॉर्म में ले रहे हो, किसी न किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ आपके लिए नहीं, जो सिगरेट पी रहा है उसे ये लगता है कि सिर्फ वो अपना नुकसान कर रहा है। मैंने अक्सर बात करी है, बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं मैंने। सो अक्सर सबसे बड़ा कन्वर्सेशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट भी चला रही है, आप देखो टीवी पे रोज की रोज दिखाया जा रहा है कि तंबाकू खाने से मौत होती है, उसे ही पता है कि खा रहा है, उसको ये नहीं बताया जा रहा कि तंबाकू खाने के बाद जो मौत तक का सफर है वो कितना तकलीफ वाला है। कि आप पहले पैसों से जाओगे, आप पहले तंबाकू खा रहे हो उसमें पैसे लगाओगे, आप उसके बाद जब इलाज कराने जाओगे उसमें पैसे लगेंगे, इलाज को सस्ता रहेंगे, और अगर आप नहीं बचे तो आपके परिवार को जो असर है। प्लस सिगरेट कोई और पी रहा है, भूखा हम लोग हैं, क्योंकि उस धुएं को हम भी सूंघ रहे हैं, तो उसको तो असर पड़ ही रहा है, हमको भी असर पड़ रहा है। अब दिक्कत क्या है, भारत में हम लोगों की आदत नहीं है कि हम दूसरे आदमी को ये बोल के टोक दें कि भाई इसको आप मत पीजिए, वो आपकी बगल की सीट पर बैठा पी रहा होगा और आप टोक नहीं पाओगे, क्योंकि हम भारतीय की आदत है, हम नहीं बोलना चाहते किसी को। यही इंडिया के बाहर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वो आपको टोक देगा। कारण क्या है कि वो अपना नुकसान कर रहा है, परफेक्टली ऑलराइट, लेकिन अपना नुकसान अकेले में करे, मेरा नुकसान साथ में ना करे। तो ये एक बड़ी चीज है। तीसरा आता है कि हम ऐसा क्या करें, ठीक है ना, कि जिसकी वजह से हमारी इस चीज की जो संभावना है वो कम हो जाए। तो देखिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो है, दिल्ली गुड़गांव वाले तो हम भट्टियों में जी रहे हैं, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते, मैं और आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, हम आवाज उठा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपनी हम आदतों में बदल सकते हैं, जैसे कि व्यायाम, ज्यादातर लोग नहीं करते, आधे घंटे का व्यायाम कर लें, खाने में फल, हरी पत्ते की सब्जियां ये ज्यादा ऐड करें, तंबाकू, अल्कोहल, इनका जो सेवन है वो कम करें। तो ये कुछ चीजें हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब भी ऐसा कुछ लगे कि आपकी कैंसर साइलेंट भी होता है तो भी कुछ बताता है, होता क्या है कि आपकी जो रूटीन है, रूटीन से कुछ चीजें अलग होनी शुरू हो जाएगी। मुंह से बदबू आनी शुरू हो गई, पहले नहीं आती थी, ज़बान पहले बाहर आती थी, अब आनी बंद हो गई, खांसी आनी शुरू हो गई अचानक, जो किसी चीज से ठीक नहीं हो रही है, कोई घाव हो गया जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं गांठ आ गई, कहीं से खून आना शुरू हो गया, आपके मीनोपॉजल पीरियड है, खासकर उन लेडीज को जिनको मीनोपॉज है, और उसके मीनोपॉज के बाद अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो उसे ये मत समझिए नॉर्मल है या चली जाएगी, या एक दिन बाद चली गई तो दिखाना नहीं है, तो कहीं से भी खून आना शुरू हो गया। आप पहले दिन में एक बार मोशन जाते थे, अब आपको 3 बार शुरू हो गए। तो कोई भी जो बदलाव है रूटीन से, यानी कि आपको सबको आदतें पता होती है। मुझे अपनी आदत पता है कि सवेरे उठ करके लेकर के रात के सोने तक मेरा दिनचर्या क्या है। उस दिनचर्या में कहीं भी आपका शरीर आपको तंग करना शुरू करे तो एक बार जाके जरूर टेस्ट करा लें, ताकि ये क्लियर हो जाए कहीं पर भी है तो जल्दी। दूसरा आता है, मरीज हमारे पास आता है कि हम जाएंगे कैंसर सर्जन के पास तो कैंसर निकाल देंगे। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जो चीज है ही नहीं मैं कहां से निकालूंगा, होगी तो निकालूंगा, और निकालूंगा तो इलाज हो जाएगा। अगर आप आओगे ही नहीं हम लोगों के पास डर के मारे तो हम इलाज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरी तरफ से। डॉक्टर तन्वी कुछ उन चीजों के बारे में बताएंगे जो समाज में भ्रम है, जिसकी वजह से लोग नहीं आते हमारे पास। कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे विचार हैं जो लॉजिकली और साइंटिफिकली गलत है, पर आम पब्लिक में वो बहुत कॉमनली हर बंदे के पास, आप लोगों से भी पूछेंगे तो आप लोगों के पास भी निकलेंगे कुछ इस तरीके के। तो डॉक्टर तन्वी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। पहली बात पारस हॉस्पिटल का, जहाँ से हम आए हैं, हमारी टीम वहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे सर ने कहा कि सारी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल हैं,
और मैं कीमोथेरेपी से इलाज करती हूँ, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं दवाइयों के सहारे से इलाज करती हूँ कैंसर का, जैसे कि सर सर्जरी करते हैं, एक रेडिएशन नाम की ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम किरणों से, जैसे एक्सरे बोलते हैं, एनर्जी से यूज करके कैंसर को हम उससे भी हटा सकते हैं। और इसके अलावा जो स्कैन होते हैं पूरे बॉडी के, जो स्पेशल स्कैन होते हैं पेट सीटी, इन सब को हम यूज करके इसी से ही आजकल एक मॉडर्न एरा का कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और तभी आज हम इतने सालों बाद ये भी बोल पा रहे हैं कि कैंसर का क्योर भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही आपको कहना चाहूंगी कि जब हम अवेयरनेस टॉक्स पे आते हैं, सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि कैंसर से हमें डरना नहीं है। जब हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, इतने सारी बीमारियों से जब हम लड़ चुके हैं इतने सालों साल तक, तो कैंसर क्यों ऐसी चीज है। तो सबसे पहले हम यही बताना चाहते हैं, धन्यवाद आप सबका, आपने ये टॉक अरेंज किया। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि लोग आजकल कैंसर के बारे में इतना डिटेल में भी जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ा, जैसे सर ने स्क्रीनिंग के बारे में बताया, कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ना है, लेट स्टेज में नहीं पहुंचने देना होता, क्योंकि 70% लोग आज भी ओपीडी में जब आते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं। इसका मतलब होता है कि कैंसर अपनी जगह से बाकी शरीर में फैल गया है। और इसीलिए हमें कैंसर से डर भी लगता है, क्योंकि जब वो फैल जाता है तो उसको काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे सरल तो यही उसका फिर हल हुआ ना कि उसको जल्दी पकड़ लो। जल्दी पकड़ने का यही तरीका है कि हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट का है, तो उसमें सिंपल एक्सरे कराना होता है महिलाओं को 40 साल के बाद में। हर साल एक बारी स्कैन कराना जरूरी होता है, सिंपल सा एक्सरे होता है। और जैसे कि अगर मान लीजिए बड़ी आंत का कैंसर, वो भी जल्दी पकड़ा जाता है, तो कोलोनोस्कोपी 5 साल में एक बारी कराई जा सकती है। ये भी हम 40 साल की उम्र के बाद ही रेकमेंड करते हैं। प्रोस्टेट आपने सुना होगा, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है मेल्स में, तो प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पकड़ा जा सकता है। तो कभी भी ऐसे, सर ने बताया आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, हमारी बॉडी भगवान की इतनी बढ़िया देन है, वो अपने में ही खुद ही हमें अलर्ट करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जो हमें लगे कि हमारे रूटीन से हटकर है, कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है जो 2 हफ्ता 3 हफ्ता नहीं जा रहा, हम 2-3 डॉक्टरों से भी मिल चुके हैं, नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो हमें जरूर मिलना चाहिए। और ये सिंपल ब्लड टेस्ट, सिंपल एक्सरे, एक कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, जो हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक में आजकल अवेलेबल है, हम आराम से इसको करा सकते हैं। हेल्थ पैकेजेस में भी ये अवेलेबल है। पर फिर भी लोग हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अब मैं सेकंड पार्ट पे आती हूँ, जो सर ने मुझे काम दिया है कि हम धर्म के बारे में बात करें, इनको हम मिथ्स कहते हैं। ये सब जानने के बाद भी लोग हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डर है, बहुत सारी चीजों से लेके डर है। सबसे पहले जो हम सुनते हैं, लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं, वो पूछते हैं कि कैंसर, मान लो अगर कोई गांठ है, अगर हम उसको छेड़ दें, उसकी कोई जांच कराते हैं, क्या वो उस जगह से फैल जाएगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। जब तक हम उस चीज की जांच नहीं करेंगे, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि वो कैंसर है भी या नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हर गांठ कैंसर नहीं होती है ना। ये अगर हम एक चीज बता सकते हैं जिससे आपको आराम पड़े, मन की शांति पड़े, हर गांठ से मत घबराइए, बट यस प्लीज आप जाके उसको कम से कम चेक करवाइए। सबसे पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से अगर हमें लगे, मान लीजिए ब्रेस्ट की गांठ है, कोई ऐसी गांठ है जो मुझे लग रही है, या फिर लिम्फ नोड्स है गले में जिसको हम गिल्टी बोलते हैं, कोई ऐसी हार्ड गांठ है जो मुझे लग रही है, नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशल स्कैन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, और फिर उसकी नीडल से बायोप्सी करेंगे। और ये सोचना कि क्या हम उसको नीडल से छेड़ दें, या हम उसका एक्सरे करें, या हम उसका ऑपरेशन भी कर दें, अगर क्या वो कैंसर उस जगह से फैल जाएगा, नीडल से डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा नहीं होता। कैंसर ज्यादातर जो होता है, जो गांठ होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, सख्त होती है, और उसमें दर्द नहीं होता। सर ने भी ये वाली बात बताई आपको कि लोग लेट क्यों आते हैं हमारे पास, क्योंकि उनको शुरुआत में सच में मालूम नहीं पड़ता। जब तक वो चीज धीरे धीरे बढ़ नहीं गई, महसूस नहीं हुई खुद से, तब तक लोग आते नहीं, क्योंकि बॉडी में दर्द नहीं हुआ उसके कारण। और जब वो एक स्थिति पे पहुंच जाती है कि अब
शायद से वो गांठ उस जगह से और कहीं फैल गई हो, तब जाके लोग हमारे पास आते हैं। अगर आपको शुरुआत में कोई गांठ महसूस हो रही है तो जरूर डॉक्टर के पास आइए, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास नहीं तो कम से कम अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं ज्यादातर महिलाएं, वहां जाना चाहिए कम से कम। वो चेक करेंगे तो तब आपको स्कैन करके बताएंगे, एक्सरे करके बताएंगे कि हमें बायोप्सी करनी है या नहीं। कोई कुछ सिंपल सी नीडल की जांच होती है जिसमें जगह को सुन करके हम वहां से उसके थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के उसको हम लैब में चेक करते हैं कि सच में कैंसर है या नहीं है। उसके बाद ही हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। बिना इन टेस्ट के हम कभी भी दावे से नहीं कह सकते कि क्या ये गांठ सच में कैंसर की ही है। दूसरी चीज ये है कि हम क्लिनिकल भी देखते हैं कि उम्र कितनी है पेशेंट की। तो हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग कैंसर हो सकते हैं बॉडी में। तो हमें ये भी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि मान लीजिए कि अगर कोई यंग लेडी आ रही है अगर हमारे पास, अगर उसके शरीर में गांठ है या फिर अगर कोई ओल्ड लेडी आ रही है जैसे सर ने कहा कोई मेनोपॉजल लेडी आ रही है उनके शरीर में गांठ है, तो इन दो चीजों में बहुत अंतर होता है। तभी हम कई बार फैमिलीज को समझाते हैं कि आप प्लीज ये गांठ को इग्नोर मत करिएगा, तो इसकी जांच जरूर कराइएगा। सबसे पहली चीज तो मैं यही क्लियर आउट करना चाहती हूँ। दूसरा रहता है हमारे खाने पीने से रिलेटेड जो होता है। तो खाने पीने से रिलेटेड कई लोगों को डाउट रहता है कि क्या बहुत ज्यादा चीनी खाने से, शुगर खाने से कहीं कैंसर तो नहीं होता है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी वीडियो सर्कुलेट होते हैं, कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि चीनी ना खाइए, रिफाइंड शुगर स्पेशली जो होती है उससे हो सकता है कि कैंसर बन जाता है, फैल जाता है। देखिए डायरेक्ट अगर बात की जाए तो कोई भी जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, प्रोसेस फूड होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी तो होता नहीं है ना। तो अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करें, जैसे सर ने भी बोला कि फल फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश खाना खाएं। आजकल तो इतना पेस्टिसाइड यूज होता है, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग तो होनी नहीं जैसे पुराने जमाने में पहले की जाती थी, तो हमें नहीं मालूम हम क्या खा रहे हैं। पर सब्जियों के अलावा अगर हम जंक फूड ले रहे हैं, ज्यादा ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे मोटापा बढ़ता है, तो उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। पर क्या सिर्फ चीनी खाने से शरीर में कैंसर फैल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये भी एक भ्रम है। तो हमें ऐसे ना किसी को बताना चाहिए जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और ना ही हमें खुद ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स होते हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं, पर जब एक बार डायग्नोसिस हो जाता है, लोग पूरा डायग्नोस करने के बाद भी हमारे पास वापस इलाज कराने नहीं आते, तो सच मानिए डॉक्टर को सबसे ज्यादा दुख तभी होता है। हमें लगता है कि किसी को ठीक करने का, उनको कैंसर मुक्त करने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। तो ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं की जाती अगर मैं सच कहूँ तो। पर ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों के मन में डर होता है कि अगर कीमोथेरेपी लेनी पड़ी तो कीमो से बहुत तड़पता है आदमी। कई लोग तो मुझसे पूछते हैं कि कीमो क्या जहर होता है, आप पॉइजन देते हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एंटीबायोटिक जैसे होता है, अगर बॉडी में कीटाणु है तो हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक खाते हैं। वैसे ही कीमोथेरेपी होती है, अगर बॉडी में खराब सेल है तो हम कीमो की मेडिसिन देते हैं, ताकि हम हर एक खराब सेल जो बॉडी में फैला हुआ है कैंसर का, उसको हम कंप्लीटली खत्म कर सकें। तभी हम ब्लड के द्वारा देते हैं, तभी वो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। आजकल तो टैबलेट्स भी आ गई हैं, तो इसमें कोई दर्द नहीं होता। जितना हमने कभी एडमिट होके ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कैनुला का नीडल लगाया हो, बस उतना ही दर्द है। उसके आगे कोई ऐसी बात नहीं है चिंता की कि कीमो जाएगी तो पूरी नसें चल जाएंगी या पूरे शरीर में दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं ट्रीटमेंट के बारे में भी, जिसके वजह से लोग डायग्नोसिस तो पहुंच जाते हैं और उसके आगे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। उनमें वो झेलने की जो क्षमता होती है, मेंटली जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। तो हमें लगता है ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अवेयरनेस टॉक्स में इसके बारे में भी जरूर बात करें कि अगर डायग्नोसिस हो भी गया है तो प्लीज ट्रीटमेंट से ना डरें, क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं है। तो आई होप कि मैंने 3 मेन चीजें इनके बारे में डिस्क्राइब किया है, और सर कुछ कहेंगे, फिर आप प्लीज हमसे क्वेश्चंस पूछिए, वो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। 2-3 पॉइंट्स और जो मुझे मतलब कंफ्यूज होती थोड़ी आ रहा है कि
एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो दवाइयाँ हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स वो कहीं लैब में पता नहीं किस चीज़ से बनती है। सो जो भी चीज़ हमारे पास बन रही है, जो भी चीज़ हम आपको दे रहे हैं, वो आ नेचर से ही रही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही। कहीं किसी पेड़ की छले से बन रही है, कहीं किसी पेड़ की पत्ती से बन रही है, कहीं सदाफूली है, आपका सदाफूली में से भी निकल रही है। तो जो आप घर में आपके पेड़ लगा हुआ है उससे भी निकल रही है। अब अंतर क्या है? मरीज बड़ा कॉमनली विश्वास करके, मैं ये नहीं कहता कि कहीं कोई थेरेपी गलत है, पर हर थेरेपी की अपनी लिमिटेशन है। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, बाकी थेरेपिस्ट की अपनी लिमिटेशन है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि आप उस थेरेपी की तरफ ट्रीटमेंट के लिए जाइए जिसमें कि इस चीज का डिफाइंड ट्रीटमेंट है। अब कैंसर जो बीमारी है पिछले 100 साल की बीमारी है, आज से 1000 साल पहले 2000 साल पहले बीमारी नहीं थी। तो जो साइंस 2000 साल पुरानी है, जिसमें कुछ नया नहीं हुआ है, वो कैंसर को ट्रीट नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली, क्योंकि 2000 साल पुरानी किताब है। उस समय जो बीमारी थी ही नहीं, उसका इलाज आप कैसे कर सकते हो? तो वो जब तक साइंस इवॉल्व नहीं होती है, जब तक ट्रायल नहीं करती है, हमारी कोई भी चीज बिना ट्रायल के नहीं है। पहले मल्टीपल फेज में ट्रायल होती है, पहले जानवरों पे ट्रायल होती है, फिर ह्यूमंस पे ट्रायल होती है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल देखी जाती है, ये देखा जाता है कितने पेशेंट में कितना परसेंट बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड उसके बाद वो थेरेपी जो है तैयार की जाती है। सेम सर्जरी का कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी किस सीक्वेंस में आएंगी, इनके लिए भी ट्रायल्स हैं। हम पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सो ये बड़ा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि नहीं हम जाएंगे, हम कोई जड़ी बूटी खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आपको डोज रिक्वायर्ड है। मीटर स्क्वायर आपका जो बॉडी सरफेस एरिया है, वो लोग जब थेरेपी देते हैं तो बॉडी सरफेस एरिया के साथ देते हैं, ताकि आपको ना ज्यादा मिले ना कम मिले। अब आपको मैंने आपको जड़ दे दी, उस जड़ में कितना है, इनको जो जड़ दी उसमें अलग क्वांटिटी है, इनको जो जड़ दी अलग क्वांटिटी है, तो आपको नहीं पता क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज है उस जड़, हम भी जड़ ही दे रहे हैं आपको, लेकिन हम जड़ को रिफाइंड करके, जो उसमें काम की चीजें नहीं है उसे हटा करके, आपकी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से नाप करके, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बावजूद कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, हम खाना भी खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं और वो आपको बता दिए जाते हैं। दूसरी चीज आती है सर्जरी के रिगार्डिंग, बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है। सो अब मुझे इस प्रोफेशन में करीब सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हुए ही 12 साल हो गए, और बाकी मैं जब मैंने एमएस जनरल सर्जरी ज्वाइन करी थी तो मेरे जो गुरुजी थे वो टाटा के फेलो थे, तो मैंने फर्स्ट डे अपनी एमएस जनरल सर्जरी सिर्फ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी देखी है, तो उस चीज को 19 साल हो गए मुझे करते हुए। सो 19 सालों में मैंने नहीं देखा कि अगर आपने सही डिसीजन लिया हो सर्जन ने सर्जरी करने का और बीमारी पूरी निकाली हो, तो बीमारी सर्जरी की वजह से फैली। अक्सर फैलती क्यों है? हमने निकाली, हमने कहा डॉक्टर तन्वी को दिखाइए, मरीज बीच में से गायब। अपने आप उसने मान लिया कि मेरी सेहत इस लायक नहीं है कि मैं कीमो ले लूं, या हमने बोला या हमने बोला कि आप जाइए डॉक्टर विकास को दिखा लीजिए, सिकाई होगी, वो कहता है मेरे तो करनी नहीं। अब आप ट्रीटमेंट अगर आधा ले रहे हो और वो फैल रहा है, आप उसको जिम्मेदार सर्जरी को नहीं बना सकते। से कई बार उनके पास थेरेपी लेके आता है, बीमारी रिस्पॉन्ड कर जाती है, उसके पास सर्जरी करनी होती है, उस अंग को निकालना होता है। मरीज कहता है मेरे सिम्टम चले गए, मैं क्यों कराऊंगा? फिर वो आता है 3 महीने बाद फ्लोरेट डिजीज लेके, लेकिन वो इल्जाम किस पे जाता है? थेरेपी के ऊपर। थेरेपी गलत नहीं, थेरेपी ने तो सही किया, आपका पूरा एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल था जो फॉलो करना था। हम अगर अपने घर में भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे घर में ही परेशानी शुरू हो जाएगी। अब आप गैस ऑफ नहीं करोगे बनाने के बाद तो आग ही लगे। रात में आप नॉब भी बंद करते हो, क्यों बंद करते हो? तो प्रोटोकॉल है कि अगर गैस खुली छूट गई, नॉब बंद नहीं करी, तो कम से कम गैस नहीं है। सेम हर चीज वैसे ही जैसे लाइफ में चलती है वैसे ही कैंसर में चलती है। तो ये चीजें सिर्फ, और दूसरा देखिए अवेयरनेस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं और तन्वी कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितने लोगों तक, आप लोग कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। सो ये नहीं करना है कि हमने जो बताया वो सुन लिया, घर जाके भूल गए। अपने हर बगल वाले को खटखटाना है, तभी हम सोसाइटी में मेकिंग अ डिफरेंस, हम जिसको कहते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आप आए क्यों? आप लोग मेरे से बहुत सीनियर हो और आई थिंक अब उस एज में हम आप हो जहाँ आप अपना पर्पस ढूंढते हो लाइफ का। सो हमारा बेसिकली पर्पस क्या है? गीता क्या कहती है? अगर हम इस पे आए तो गीता कहती है कि आपका जो भी स्किल्स मिले हैं, आपकी जो भी चीजें हैं, उसका एक ही पर्पस है, दूसरे का भला करना। सो अगर हम कोई चीज की जानकारी लेते हैं जिससे कि दूसरे को फायदा हो सकता है, लेकिन हमने अगर अपने पड़ोसी को नहीं बताई तो हमारी उस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। मेरे उस जानकारी को देने का कोई मतलब नहीं है और आपको उस जानकारी का लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक आप जा करके देखिए, हम बहुत लिमिटेड लोग हैं, ये लोग
500-700 लोगों के पूरे देश में, हम 500-700 लोग, 1400 लोग 150 करोड़ की पॉपुलेशन को डील नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत हो, क्योंकि हर एक आदमी अगर 10 को अवेयर करना शुरू करे तो बहुत जल्दी अवेयरनेस आएगी। सो मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि हम तो आज आपको ये अवेयरनेस देके चले जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने लेवल पे ये जो है अवेयरनेस आगे जारी रखें, खुद दें, क्योंकि ये बड़ा आसान सा चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई हैं आपको, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाया, हमने वो चीज़ें बताई हैं जो शायद आपको पता है पर कहीं ना कहीं हम शायद सुनना नहीं चाहते। धन्यवाद। अब आप लोग अपने सवाल पूछेंगे तो मैं और डॉक्टर भी जवाब देंगे। बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको कैंसर हो गया और उसका रिकवर भी हो गया तो क्या दोबारा चांसेस हैं? हाँ। और कितने दिन तक मतलब उसको प्रिकॉशन लेना है? नॉर्मली ये होता है कि जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें गारंटीज नहीं है। वो हम किसी भी बीमारी की बात करें, हम अपने शरीर की बात करें तो गारंटीज कुछ नहीं है, पर ज्यादातर एक नियम फॉलो होता है कि जब स्टेज 1 का पेशेंट आता है तो उसके क्योर रेट्स 90% के ऊपर होते हैं। स्टेज 2 आता है, ज्यादातर बीमारियों में क्योर रेट्स थोड़े से कम आ जाते हैं, 5-10%। स्टेज 3 आते हैं और नीचे आते हैं, स्टेज 4 नॉन क्योरेबल हो जाता है। तो जब हम उसको क्योर कर लेते हैं, यानी कि हमने अगर प्राइमरीली एक बार सारा थेरेपी किया और पेशेंट डिजीज फ्री हो गया, तो हम उसके फॉलो अप करते हैं, यानी कि मरीज को हमको आके दिखाना पड़ता है। हम कई बार जांचें भी कराते हैं, कई बार हम मरीज को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। तो शुरू के 1 साल में हम 1 महीने बुलाते हैं, फिर यूजुअली हम 2 से 3 महीने में एक बार बुलाते हैं। ज्यादातर बीमारियों में ये फॉलो अप 5 साल का हम रखते हैं। 5 साल तक हम बुलाते हैं कंटिन्यूअस, उसके बाद हम पेशेंट पे छोड़ देते हैं या साल भर का फॉलो अप रखते हैं कि साल में एक बार दिखा जाएगा। 5 साल के बाद जब भी बीमारी आती है तो ज्यादातर हम ये मानते हैं कि ये दोबारा कोई और नई बीमारी आई है, रेदर देन कि कोई उसका रिकरेंस है। और कोई डॉक्टर साहब, अक्सर ही मैंने देखा है और मैं भी एक भुक्तभोगी हूँ कि कैंसर की पता ही जब चलता है जब वो 3rd या 4th स्टेज में आ जाता है। तो जब 3rd स्टेज में होता है और डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि ये अभी तो पता नहीं। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी वाइफ को लंग्स कैंसर था, डॉक्टर को मैं एम्स में मेरा इलाज चलता रहा और उन्होंने मुझे मेरी वाइफ को वो टीबी की दवाइयाँ देते रहे, क्योंकि जब वो टेस्ट करते थे तो उनको वो कैंसर के स्लाइड में नहीं मिल पाता था। तो जब उस हालत में पेशेंट के लिए तो मजबूरी हो गई ना। दूसरा कि ये सभी कहते हैं कि जो कीमो आप देते हो तो कीमो में आपके जो गुड सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं, वो भी जल जाते हैं। उसमें आज की, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बात आज से 20 साल पहले की, तो आज में उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? ठीक है, थैंक यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। पहली चीज तो ये बात सच है कि इंडिया में टीबी तो बहुत फैला हुआ है और कई बार क्या होता है कि लंग कैंसर का डायग्नोसिस डिले ही इसलिए होता है क्योंकि काफी टाइम तक टेस्ट में कैंसर सेल उसके कण पकड़े नहीं जाते हैं और कई बार वो कंफ्यूजन दिखता है स्लाइड में कि शायद से टीबी हो सकती है। ये भी होता है कि टीबी नहीं दिख रही पर क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा तो ये मान लिया जाता है कि टीबी है। अब इस सिचुएशन में हमारी जो नई टेक्निक होती है, जैसे पेट सीटी स्कैन हो गया, ब्रोंकोस्कोपी हो गई। ब्रोंकोस्कोपी होती है कि एक दूरबीन की जांच होती है जिसमें हम एयरवेज में जो हमारी हवा की नलियां होती हैं, सांस की नलियां होती हैं, उसमें हम दूरबीन से चेक करते हैं, अंदर तक देख सकते हैं। तो ये सारी जो आप मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, इससे जो आप बता रहे हैं हम इसको एरर रेट बोलते हैं, इससे अब काफी कम हो गया है। और जो पहले केस छूट जाते थे, डायग्नोस नहीं हो पाते थे, आज की डेट में हम सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स का डायग्नोसिस कर पाते हैं। कई पेशेंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं, ऑलरेडी टीबी की दवाई चल रही होती है, उनके पास सिम्टम नहीं ठीक हो रहा होता। अगर टीबी की दवाई पे
2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई पेशेंट में, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पहले तो हमें यही सोच लेना चाहिए कि अगर टीबी की दवाई तो बहुत जल्दी काम करती है, उससे बहुत जल्दी राहत आती है, फिर भी 1 महीना निकल गया, उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, खांसी बढ़ती जा रही है, वजन घटता जा रहा है, खून आना शुरू हो गया है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पेट सीटी हमें बहुत मदद करता है इस चीज में। जैसे आपने कहा कि स्टेज 3 भी हुआ, स्टेज 3 का मतलब भी यही है कि सिर्फ लंग में नहीं है, वो गांठों में भी फैल गया है, लिम्फ नोड्स में भी फैल गया है। लिम्फ नोड से जांच करना ज्यादा आसान होता है। तो इस केस में हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं, जो आज के डेट में आसान हो गया हमारे पास ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, जब इलाज शुरू होता है, अगर हम पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो कीमोथेरेपी बैड सेल्स जो कैंसर सेल्स हैं उनको जाके अटैक करता है। ये कन्वेंशनल कीमो होता है। ये जो हमारी गुड सेल्स होते हैं जो आप कह रहे हैं, उनमें से भी गुड सेल्स जो होते हैं जो जल्दी जल्दी पैदा होते हैं बॉडी में, जैसे खून में हमारे आरबीसी हो गए जिससे हीमोग्लोबिन होता है, या जैसे हमारी माउथ की लाइनिंग होती है, अंदर का जिसको म्यूकोजा बोलते हैं हम, पेट की लाइनिंग होती है, वो भी एक पतली सी जो परत होती है, वो भी म्यूकोजा कहलाई जाती है। बाल हो गए हमारे जैसे कि, तो ये सारे जो होते हैं फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। कैंसर के जो थेरेपी होती है कीमोथेरेपी, वो उस पर भी असर करती है, ये बात सही है। पर जो हमारा नेचर ऑफ थेरेपी होता है, जैसे सर कह रहे थे कि हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ये एक नियम से चलता है। पूरी दुनिया में कीमोथेरेपी सेम नियम से चलती है। एक है कि पेशेंट के हाइट और वेट के हिसाब से ही डोज बनती है। जितना पेशेंट झेल सके हम डोज भी उतनी ही देते हैं। कभी इतनी डोज नहीं दी जाएगी कि कैंसर सेल तो मर ही रहा है पर पेशेंट के भी सारे अच्छे सेल्स भी खत्म हो जाए। हीमोग्लोबिन, WBC काउंट जो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, प्लेटलेट जो होता है जो हमारे खून को गाढ़ा रखता है, ये जरूर कम होते हैं। पर कीमो भी हम रोज रोज नहीं देते। कीमो मैंने आज दी तो मैं 21 दिन बाद दूंगी, उतने टाइम में वो सेल्स कम होंगे, 1-2 हफ्ते में कम होंगे, फिर तीसरे हफ्ते में फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल होती है। साइकिल के हिसाब से कीमो इसीलिए दी जाती है ताकि कैंसर सेल तो खत्म होता जाए, पर जो हमारे अच्छे सेल्स हैं, जो हमारे वाइटल सेल्स हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, वो सेल्स को रिकवर होने का मौका मिल सके। और सबसे अच्छी बात ये रहती है, हम पेशेंट्स को यही हौसला देते हैं कि हाँ, आपकी जब 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, ज्यादातर 6 साइकिल होते हैं कीमो के भी, जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद 1-2 महीने में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो होती है पूरी रिकवर हो जाती है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन भी खुद से ही बेटर हो जाएगा। जो आप पूछ रहे हैं कि कोई नई दवाइयाँ आई हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, यस, तो आजकल जो हमारा WBC काउंट होता है वो बहुत ज्यादा ना गिर जाए, पेशेंट्स को इन्फेक्शन ना पकड़े कीमो के दौरान, हम उनको बूस्टर इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, और वो कीमो के 1 दिन बाद लगाया जाता है। तो 1 या 2 डोज में हमें कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि पेशेंट की इन्फेक्शन लड़ने की जो क्षमता है वो बनी रहे। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स बहुत रूटीनली यूज किए जाते हैं कीमोथेरेपी से। और मैं आपको सच बताऊं, आज की डेट में ज्यादातर पेशेंट्स जिनका कीमोथेरेपी चलता है, आई थिंक अराउंड ओनली 5% उनका इन्फेक्शन रेट रहेगा जिनको सच में हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़े। वरना ज्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं आते हैं, डे में कीमो लगा के घर चले जाते हैं, शाम तक उनकी छुट्टी हो जाती है और फिर वो 21 दिन बाद आते हैं हमारे पास। और उसके बीच में कोई साइड इफेक्ट रहता भी है तो हम उनकी मदद करते हैं उसको डील करने में। आमतौर की जो हमारी पेन किलर्स होते हैं या सिंपल जो ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं उसी से ही मैनेज हो जाता है। पेशेंट को कभी इतना बहुत ही कम इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि उनको हम बहुत ज़्यादा लंबे समय पे हमें उन्हें एडमिट करना पड़े या आईसीयू में जाना पड़े। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। और मैं तो एज ए लेमैन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंसर की बीमारी को कैसे पता चलेगा? बीमारी दूसरी होती है, सिम्टम उसकी होती है। अभी बताया जैसे कि टीबी का इलाज करते रहे और कैंसर निकली, तो ये आप हमें ये अवेयरनेस कराएं कि एक लेमैन को कैसे पता चले कि कैंसर के उसको सिम्टम्स है या नहीं। सिम्टम्स तो दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते भी हो सकते हैं, तो वो डिफरेंस कैसे करें? और ये दूसरी तीसरी स्टेज के बाद ही क्यों जाता है? इसीलिए आता है कि उसको पता ही नहीं चलता। कैसे ये कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे पता चल जाए कि आदमी कैंसर की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात ये है कि मेडिकल क्लेम वाले भी कैंसर को कवर नहीं करते और बहुत मुश्किल होता है इलाज करना। इलाज बहुत
मेडिक्लेम का तो ये बताओ कि सर मेडिक्लेम का बिल्कुल फिक्स है, 2 साल का उनका लॉकिंग पीरियड होता है हर मेडिक्लेम का, क्योंकि कैंसर क्रोनिक डिजीज में काउंट होती है, इसलिए 2 साल की लॉकिंग पीरियड के अगर आपकी कोई भी पॉलिसी 2 साल से वो ज़्यादा पुरानी है तो कैंसर उसमें कवर होता है। बात रही कि हमें पता कैसे चले, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे मुंह में छाले होते हैं, सबके होते हैं, हम इलाज लेते हैं ठीक हो जाता है, कई लोग इलाज लेते हैं ठीक नहीं होता, फिर भी इलाज लेते रहते हैं, वो इस डर में कि कहीं कैंसर निकलना है। मैंने कहा ना कैंसर तभी निकलेगा जब होगा, हम जो बायोप्सी करेंगे और उसकी रिपोर्ट आएगी तो अगर वो होगा तभी रिपोर्ट देगा, कोई बेवजह रिपोर्ट नहीं देगा। सो कोई भी ऐसी चीज है कि आपके कहीं भी घाव हुआ शरीर में, मुंह में हुआ, पैर में हुआ, कहीं छाला हो गया, आपने इलाज लिया हफ्ते 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में अगर वो ठीक नहीं होता है तो जा करके किसी अच्छी जगह पे किसी अच्छे सर्जन को या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कैंसर को डील करता है। कोई गांठ है, सब आपकी उम्र में कोई भी गांठ हो रही है तो जब तक कि डॉक्टर ना बोल दे कि सारी गांठ है, आपको अपने आप एज्यूम नहीं करनी है। दिक्कत क्या होती है, आपके हाथ में अपने आप एज्यूम कर ले कि कुछ नहीं होगी, सारी गांठ है। अच्छा, स्तन में गांठ हुई, कुछ नहीं होता रहता है साहब, बच्चे का सिर लग गया। ये कॉमन कंप्लेंट है, फीमेल्स आती है हमारे पास कि बच्चे का सिर लग गया था साहब। आपको अपने आप एज्यूम नहीं करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऐसा नहीं है कैंसर बताता नहीं, बहुत कम कैंसर है जो नहीं बताते, बहुत कम कैंसर है जो नहीं बताते, साइलेंट होते हैं। ज्यादातर कैंसर कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में आपको बताते हैं। कोई बुखार आना शुरू हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा है, दिन में 2 बार बुखार आ रहा है, ठीक ही नहीं होके दे रहा है, आप अपना पैरासीटामोल खा रहे हो, जा ही नहीं रहे डॉक्टर के पास। लेकिन से फोन आया एक बार, आपने इग्नोर कर दिया कि कोई नहीं बवासीर होगी। आप नहीं डिसाइड करते हो बवासीर है, वो मैं डिसाइड करूंगा कि बवासीर है कि कैंसर है। क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो कोलोन के या रेक्टम के कैंसर आ रहे हैं, यानी लैट्रिन के रास्ते के जितने भी कैंसर आ रहे हैं, वो डिलेड इस चक्कर में आ रहे हैं कि वो अपने आप डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये जो है ब्लीडिंग बवासीर की वजह से हो, या वो जाके कहाँ दिखाते हैं, कहीं छोटी सी जगह पे जाके किसी बंगाली डॉक्टर को दिखा लिया, कहीं किसी और जगह जाके दिखा लिया। क्वालिफाइड जगह पे नहीं जाएंगे तो डायग्नोसिस नहीं बनेगी। सेम कि फीमेल्स के अगर मेनोपॉज आ गया, उसके बाद ब्लीडिंग हुई, इसका मतलब आप मान के चलिए गड़बड़ है, और वो गड़बड़ जब तक आप प्रूव नहीं कर लेते हो तब तक गड़बड़ है। जब प्रूव हो जाए और मैं आपको बोल दूं कि नहीं है, तब वो नहीं है। बात रही फेफड़े की, आपको खांसी आई, खांसी लगातार चल रही है, लोग क्या करते हैं, कफ सिरप पीते रहेंगे, जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास। बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास। तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं बताता, ज्यादातर ठीक है मानता हूँ, कुछ किस्मत, सर देखिए किस्मत को आप, एक ऐसा फैक्टर है किस्मत जो हम सब मानते हैं, हम सब डेस्टिनी में विश्वास रखते हैं। किस्मत को अगर आप एक तरफ रख दीजिए, उसके अलावा ज्यादातर केसेस में बीमारी अपने आप को बताती है। फीमेल्स के निपल में से खून आया, नहीं जाएंगी, निपल में से पानी आ रहा है, 60 के ऊपर की फीमेल है, पानी आ रहा है, आप जाइए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो आप तो खुद ही को इनवाइट कर रहे हो कि आप आए मुझे मान। इसलिए स्टेज 3 स्टेज 4 वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अलावा हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर स्टेज 3 स्टेज 4, वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी आर इन स्टेज 1 स्टेज 2। जो डेवलप कंट्री है, क्यों, रीजन क्यों है? साइलेंट तो वहां भी है, साइलेंट तो हमारे यहाँ भी है। अंतर कहाँ है? अंतर है अवेयरनेस में, डॉक्टर के पास जाने की इच्छा में। तो जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, सर देखिए कोई भी किसी का ऑपरेशन बिना इजाजत के नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। जब तक कंसेंट फॉर्म नहीं भरा जाएगा, जब तक आप मुझे इजाजत नहीं दोगे, अब वो जमाने खत्म हो गए। अब जमाना ये है कि जब तक आप कंसेंट नहीं दोगे, मैं आपकी बायोप्सी भी नहीं करके दूंगा। आप अपने साथ एक सगा लेके नहीं आओगे, मैं आपकी बायोप्सी भी नहीं करूंगा। तो जब इस जमाना इस लेवल पे आ गया, तो फिर वो फियर क्यों है? यही चीज है जहाँ डायग्नोसिस मिसडायग्नोसिस में गड़बड़ होती है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो डाइसी है, जैसे लंग का है, मैं मानता हूँ डाइसी है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन कई बार आपको खुद अवेयर होना पड़ता है। अब आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गए, टीबी का इलाज चला, आपको 15 दिन महीने भर में फर्क नहीं पड़ा, तो बदल लीजिए। क्योंकि कई बार जो डायग्नोसिस एक जगह नहीं बनती है, कई बार डॉक्टर बदल के वो डायग्नोसिस बन जाती है। सो आपको खुद पता चलता है, मैं दवाई खा रहा हूँ, मेरा बुखार भी आ रहा, मुझे नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं है। अब दिक्कत क्या होती है कि हम सोचते हैं नहीं, यहाँ के बदले वहां कौन जाए, पर कई बार वो डिस्टेंस आपको जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसमें प्रश्न है। पहली बार तो मैं बता दूं कि मैं वसीम साहब, रधवा जी, अशोक खुराना जी, संजय बयाना जी 2019 में आपके हॉस्पिटल गए हैं किसी को मिलने, और बहुत अच्छा सिस्टम था। और मैं तारीफ करूंगा कि जिनको मिलने का उनके साथ कोई थे, एक
हम 5-6 लोग थे और 7 बजे गए थे और एक एक करके ही मिलने गए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कुल मिला के। और उस समय उनकी और प्रॉब्लम थी, खैर वो दूसरी बात है, बहुत अच्छा बने। क्वेश्चन ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ही घर से, और मैं मतलब 2-2.5 साल से इस चीज को फेस कर रहा हूँ और अब 0 पे आ गया। लगातार 3 पेट सिटी में बैठी हुई है, उन्होंने पोस्टपोन किया कि तो ठीक हो जाते हैं 3 महीने में वो ब्लड टेस्ट और फिर 3 महीने में पेट सिटी या 6 महीने पेट सिटी में लगातार 3 में 0 आ गया फोकस इमेजिंग में। जब पहला हुआ था यानी कि 40s में तो उसमें आ गया था। जब दूसरा हुआ तो उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए 6 महीने बाद कराया, तो जैसे सरस्वती बैठी थी, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं। कितने पेशेंट छोड़ दिए कि तुम्हारा हो गया, तुम बैठे रहो, पेट सिटी होने का आपको मालूम है सिस्टम कि आपका अभी नहीं छोड़। मैंने कहा कुछ है ही नहीं, वो फोकस वाले सोच रहे हैं आ क्यों गया, और वाकई पहले में इतना आया कि वो मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया उसमें। अब क्वेश्चन ये है कि जो ठीक हो जाते हैं वो क्या करें, क्या प्रिकॉशन लें। मतलब 0 आ गया है, जिसे मेरे पास मोबाइल में अभी तक रिपोर्ट रेडिएशन भी हो चुकी है 8 से सारा ट्रीटमेंट हो गया है। रेडिएशन भी हो गई है। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस प्रकार का कैंसर था? बड़ी हुई आप इधर पहले तो लेट्स क्लैप फॉर हर। थैंक यू। आप कैंसर हीरो रहे हैं, आगे चलिए, तो बताइए। थोड़ा और आगे चलिए। ये की वाइफ है इसलिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, तो आप कैंसर हीरो सर्वाइवर रहे हैं, आपने कैंसर को बीट किया है। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस प्रकार का कैंसर था? लिम्फोमा। हाँ जी ठीक है। तो लिम्फोमा बहुत लोगों ने शायद से सुना भी नहीं होगा, आप प्लीज बैठ जाइए। तो लिम्फोमा बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा। लिम्फोमा एक टाइप का कैंसर होता है जो हाईली क्योरेबल होता है। हमारे बॉडी में नॉर्मली भी गांठें होती हैं, जो मैंने गिट्टी की पहले बात की थी, नॉर्मली भी होती हैं, पर गिट्टियां बढ़नी नहीं चाहिए साइज में। वो गले में भी होती हैं, छाती में होती हैं, पेट में भी हो सकती हैं, बगलों में होती हैं, पूरे बॉडी में होता है। तो कहीं पे भी अगर लिम्फोमा में खराब सेल्स बढ़ने शुरू हो जाए, कैंसर के सेल बन जाए, उसी को हम लिम्फोमा बोलते हैं, जो लिम्फ नोड से बनता है। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है कि जब हमारे पास ये डायग्नोसिस आता है तो हम सबसे पहले अपने पेशेंट को ये बोलते हैं, चाहे स्टेज 1, 2, 3 या 4 हो, ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। सबसे पहले तो आपको यही तसल्ली होनी चाहिए। और इसमें ज़्यादातर सर्जरी की कोई रोल नहीं होता है, रेडिएशन का भी बहुत कम रोल होता है। ये एक्चुअली में ट्रीटमेंट इसका पूरा का पूरा क्योर कीमोथेरेपी से होता है, जो मेरे को लगता है आपको वही मिला होगा कंप्लीट ट्रीटमेंट। उसके बाद हम 3-3 महीने में 2 साल तक 3-3 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं पे कोई गांठ तो नहीं बड़ी हो रही। आपसे पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, खाना पीना कैसा है, भूख अच्छी लग रही है, वजन तो नहीं कम हो रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, पुराने सिम्टम्स से वो दोबारा वापस तो नहीं आ रहे। ऐसे सवाल किए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, और हर 6 महीने में हम कम से कम एक सीटी स्कैन करते हैं। पेट सीटी नहीं तो कम से कम सीटी स्कैन करते हैं, देखने के लिए कि जैसे आपका क्वेश्चन था कि साइलेंटली ना बढ़ रहा हो, तो इसीलिए करते हैं कि जो चीज हमें महसूस नहीं हो रही उसको स्कैन में जल्दी पकड़ लिया जाए। और पहले 2 साल जब हम 3-3 महीने का फॉलोअप करते हैं, सब ठीक है, तो उसके बाद फिर हम 6-6 महीने में बुलाते हैं। और 5 साल के बाद में आप उसे वंस अ ईयर, जस्ट लाइक एनी जनरल चेकअप, जैसे हम कराते हैं रूटीनली, बोलते हैं साल में एक बार ही तो मिलना चाहिए रूटीन चेक के लिए, उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है। अब लिम्फोमा में भी कई कैंसर होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता कि वो क्यों हुआ। कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। देखिए, कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे कि लंग कैंसर, जो 80 से 90% स्मोकिंग में ही पाए जाते हैं। जैसे कि सर बता रहे थे, हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं तो तंबाकू खाने के कारण हो सकते हैं, बीड़ी स्मोकिंग के कारण हो सकते हैं। और कुछ कैंसर्स होते हैं जिनका कोई कारण नहीं मालूम होता, वो हमारे जीन में, जिसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं, वो कुदरती है, रैंडम है, हो गया, कोई भी बीमारी शुरू हो सकती है। तो लिम्फोमा भी उसमें से एक ऐसा कैंसर होता है जो किसी को कभी भी हो सकता है। हम आपको यही कह सकते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगी आप किसी डर में रहना नहीं कि मैं ये ना खा लूँ मुझे इससे वापस आ जाएगा, कि ज्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं, डॉक्टर साहब ये सब्जी खा सकते हैं क्या, हमने सुना है कि सब्जी से वापस आ जाता है। या जैसे मैंने चीनी की बात की कि ज्यादा चीनी खाई तो उसकी वजह से वापस तो नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिम्फोमा से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल,
और खाना अपना बिल्कुल बैलेंस डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, मेडिटेशन से भी बहुत लाभ होता है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने आप को समझ के चलिए कि आप कम्प्लीटली क्योर्ड है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि लिम्फोमा के केस में तो यही है। अगर जैसे कि और कैंसर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लंग कैंसर है या हेड एंड नेक कैंसर है जिसमें हमें कॉज मालूम है, तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो यही करना है कि वो कॉज को बिल्कुल खत्म कर दें। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमें 2-3 महीने से सिम्टम शुरू हुए थे, खांसी आनी शुरू हुई, तब मैंने स्मोकिंग बंद की। हम पूछते हैं कितने साल से पी रहे हैं, कब बंद की, तो तब बंद की। अब इसका भी एक बहुत अच्छा मीनिंग ये है कि चलो आप इलाज कराने आए, आपने पूरा इलाज कराया, आप शायद से कैंसर मुक्त भी हो गए, अब दोबारा ये चीज़ ना हो तो प्लीज़ उस बीड़ी सिगरेट टोबैको को दोबारा मत छूइएगा। जो कैंसर मोटापे के कारण होते हैं, मोटापे से भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर, कोलन कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर है, ये सब मोटापे से इनका रिस्क बढ़ता है। तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि रेगुलर वॉक करिए, अपने वेट पे नजर रखिए, खाने पीने में अच्छा स्वस्थ बैलेंस खाना खाइए, ज़्यादा फ्राइड खाना मत खाइए। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो सबको मालूम है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। पर कैंसर पेशेंट्स में भी कुछ स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है, यही हमें फॉलो करना होता है। थैंक यू। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। इसमें जेनेटिक्स और हेरिडिटरी का भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ रहता है उसमें। बेसिकली कैंसर है, इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो कैंसर का जो आता है वो कहीं ना कहीं आपके जेनेटिक चेंजेस की वजह से ही आता है। कुछ कैंसर्स जो है प्रूवन हेरिडिटी है, जैसे स्तन का कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर्स भी कुछ कंडीशंस में पाया जाता है। तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनमें आपको मिलेगी हिस्ट्री मिलेगी, अगर पॉजिटिव हिस्ट्री है तो उन कैंसर्स में हम फॉलो करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करते हैं। उनके प्रोटोकॉल्स फिक्स हैं कि अगर पेरेंट्स में हुए हैं तो फर्स्ट डिग्री जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें की स्क्रीनिंग का जो वो है तरीका, वो किस एज पे कब शुरू होगा, बिल्कुल फिक्स प्रोटोकॉल्स है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, सो नियम ये है कि आपके परिवार में सबसे अर्ली स्टेज पे जो कैंसर हुआ है ब्रेस्ट का, उससे 10 साल पहले सबकी स्क्रीनिंग चालू हो जाएगी। सेम कोलोन कैंसर का है, तो जो भी स्क्रीनिंग चालू होती है, आपकी एक घर में जो यंगेस्ट मेंबर है जिसको कैंसर हुआ है उसकी जो एज रही है, तो आपके नीचे की जो सारी जनरेशन है उसकी उससे 10 साल पहले स्क्रीनिंग चालू होती है। मुझे कोविड हुआ था 2020 में एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 10 डेज। मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया, सब कुछ ठीक चलता रहा। जितना डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट आप मुझे अलाउ की बुलाया है, ट्रीटमेंट दिया, वो मैंने कंप्लीट किया ट्रीटमेंट। उसके बाद मुझे एवरी नाउ एंड देन खांसी हो जाती है। मैंने मणिपाल में ट्रीटमेंट कराया, जब तक उन्होंने मना नहीं किया मैंने वो पूरा ट्रीटमेंट किया। उसके बाद फिर एवरी नाउ एंड देन खांसी हो जाती है। तो मुझे किसी ने बताया, एम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर खिल्लानी PSRI में, उनसे ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने भी सारे वो टेस्ट करा लिए, 4-5 तरह के अलग अलग टेस्ट वो सब करा लिए, लेकिन एवरी नाउ एंड देन मुझे खांसी हो जाती है। उन्होंने कहा पोल्यूशन है, आप मास्क लगा के रखिए। मैं मास्क लगा के रखता हूँ। आई एम नॉन अल्कोहलिक, आई एम नॉन स्मोकर, नो गुटखा, नो खैनी, नो केचप, नो गोलगप्पा, नो टिक्की। पानी ठंडा कभी नहीं पीता था, नो फ्रिज, नो कोल्ड ड्रिंक, नो आइसक्रीम। इतना मैं अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले सकता हूँ वो लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, टेंटेटिव क्या इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं सर? कि इस सब्जेक्ट का बेसिकली मैं स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, बट स्टिल कोविड में एक एंटिटी है कि लॉन्ग कोविड नाम की चीज़ है। सो लॉन्ग कोविड में ये है कि हर आदमी के सिम्टम्स अलग अलग है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को खांसी चल रही है, किसी को कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, किसी को थकान रह रही है। तो ये कुछ लोगों के जो सूंघने की शक्ति वापस ही नहीं है। सो एक वो एंटिटी है लॉन्ग कोविड। और आप जो भी वेस्ट ऑफ द वेस्ट को दिखा चुके हो, जो भी फील्ड में बैठे हुए हैं, फुल्ली आप इन्वेस्टिगेटेड हो, तो हम जो आपको कह रहे हैं वो यही चीज़ है कि गेट इन्वेस्टिगेटेड। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला है तो परफेक्टली फाइन, कैंसर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में निकल आया तो बात अलग है। तो क्योंकि आप फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड हो तो मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्ग कोविड का ही केस है।
ठीक है ना। तो वो आपकी इन बिटवीन चलता रहेगा। आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंसिटिव हो गया, वो आप छोटी छोटी चीजों में वो रिस्पॉन्स करेगा और उसमें आप भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये है कि आप जब भी हो तो दिखाते जरूर हैं। ब्रेथ होल्डिंग ठीक है, 35 से 40 सेकंड रहेगी। ब्रेथ होल्डिंग रहेगी 35 से 40 सेकंड है। आपके ओवर सेंसिटिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, कोविड ने आपको हो गया। अगर पैट सीटी कराऊं तो क्या एडवाइजेबल है? पेट सीटी आप करा सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। अगर क्योंकि देखिए मेरा एक आप सब लोगों को भी एक वो है सजेशन है कि दिमाग में एक डर रखने से बेहतर है टेस्ट करा लीजिए। उस टेस्ट में थोड़े पैसे लगेंगे और इंडिया में तो बहुत सस्ता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेट सीटी एडवाइजेबल नहीं है। वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं है कि अगर आप यूएस में जाओगे तो यही पेट सीटी, एक सिंपल सीटी स्कैन 5 लाख रुपए का होता है। पेट सीटी इज वेरी वेरी कॉस्टली, डेट भी नहीं है। इंडिया में पेट सीटी आपको 10,000 से लेके 25,000 में हो जाता है और आपको डेट आप जाओगे अगले दिन पेट सीटी होता है। सो अगर कहीं शंका है तो करा करके देख लीजिए ताकि आपकी मानसिक एटलीस्ट शांति रहे। जो हमने डॉक्टर बताया 10 से 25 तक होता है, तो उसके कुछ ग्रेड होते हैं क्या? ग्रेड नहीं है सर, अलग अलग सेंटर्स हैं, डोजेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सेंटर अपने हिसाब से चीजें करता है। सो रेंज बहुत बड़ी है। टेस्ट सब जगह एक सा ही होता है? थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉर्पोरेट में जो हमारे जैसे होता है तो क्या होता है कि डोजेज बहुत फिक्स्ड है, क्योंकि कॉर्पोरेट अपने वी आर बाउंडेड, मेडिकली बहुत बाउंडेड है। दूसरा क्या होता है कि अभी आप कहीं भी कराओगे रिपोर्ट आपको 2-3 बार मिलेगी, जो रिपोर्ट मिलेगी वो आपको माननी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। अब मेरे यहाँ क्या होता है कि मैं जाकर के मेरे पेशेंट का पेट सीटी होता है, मुझे अगर सर्जरी करनी है तो मैं पेट सीटी में जाऊंगा, कंसोल पे देखूंगा पेट सीटी, डिसाइड करूंगा करना है नहीं करना, खुद जाके देखूंगा, साथ बैठूंगा न्यूक्लियर मेडिसिन वाले के। सो ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं एक मिनट कैंसर से रिलेटेड ही पूछें, क्योंकि मैं 2.5 साल से जा रहा हूँ, जैसे ही ठीक होनी इन्होंने कुछ कहा, दूसरी इन्होंने कहा मैं इसका नहीं करता हूँ, आप इधर चले जाइए। इमीडिएटली सुपर में भेज दिया, कहीं भी भेज दिया, इसके पास चले जाइए। मेरा कहने का मैं इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने इसके बावजूद भी आंसर किया। हम सीनियर स्टूडेंट के अलावा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमें काफ़ी फैसिलिटीज हैं, CGHS हो गया, DGHS, क्या उस पैनल पे हैं आपके? पैनल्स अपने गवर्नमेंट के सारे पैनल हैं। आप CGHS हो, चाहे DGHS हो, PCHS हो, सारे गवर्नमेंट के हैं। लिखा तो मैंने सर ये एक्चुअली हमारे जो जी, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी सरकारी पैनल हो, चाहे CGHS हो, चाहे DGHS हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल हो, ECHS हो, हमारे यहाँ पे सारे पैनल थे, तो आप आके अपनी सेवाएं ले सकते हैं वहाँ पे आके। और एक बड़ा कॉमन वो रहता है इस पैनल वाले क्वेश्चन के बाद कि आपका हॉस्पिटल एंटरटेन करता है कि नहीं करता। सो मेरे मदर फादर बोथ आर CGHS बेनिफिशियरी। मेरी मदर इन लॉ who basically lives with me is a DGHS beneficiary. So if I am not going to treat CGHS patient, मैं उनको ही ट्रीट करूंगा अपने माँ बाप को। सो मैं ये चीज एटलीस्ट नहीं कर सकता कि मेरे घर में जो है माय वाइफ इज DGHS बेनिफिशियरी, आई एम आल्सो बाय वर्च्यू ऑफ माय वाइफ वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट, आई एम आल्सो DGHS। तो हमारे यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हमारे यहाँ दिक्कत आती है तो अमित है और यहाँ भी सॉल्व नहीं होता तो आप मेरे पास आइए, कभी भी दिक्कत पड़ती है हम लोगों के लेवल पे चीजें सॉल्व करें, कभी भी आपको परेशानी नहीं। बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने और सामने बहुत सारी बातें जो हैं इसके बारे में बताई है। मैं मंदिर की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के गुड़गांव से यहाँ आकर के भी और इस प्रकार के सारा लोगों को बताया है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, उसके लिए मैं आपको मंदिर की प्रबंध समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो CGHS वाले हैं वो तो खैर कोविड पेमेंट कर देती है, जो दूसरे हैं इनके लिए इन्होंने ना पास हॉस्पिटल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा हुआ है, स्क्रीनिंग पैकेज। वो जिसको चाहिए होगा ना तो मेरे पास उन्होंने भेज दिया है पैकेज, 3,330 रुपए का है पैकेज है, उसमें सारे टेस्ट ये है, जिसको चाहिए हो मेरे से पूछ लीजिएगा। शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधय शांति
शांति शांति शांति ओम।